नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल रेवा सोलर प्लांट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रेवा में रेवा सोलर प्लांट का इनाग्रेशन किया, जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। दावा यह किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन इस दावे को लेके एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कर्नाटक के पवागढ़ में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट। तो फिर ये रेवा सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कैसे हो गया? अभी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि किस एस्पेक्ट से ये जो रेवा सोलर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। खैर, हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं इस सोलर प्लांट के बारे में। किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है? रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा। ये देखो, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। किस किस की? ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन दोनों की जॉइंट वेंचर कंपनी है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। इसी कंपनी ने ये रेवा सोलर प्लांट डेवलप किया है। कैपेसिटी जैसा हमने डिस्कस किया 750 मेगावाट है। 1500 हेक्टेयर में ये सोलर पार्क फैला हुआ है। 250 मेगावाट की 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट 500 हेक्टेयर में फैली हुई है। सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो, ये पहला सोलर पार्क है इंडिया में जिसको फंडिंग प्राप्त हुई है वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा ये पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से फंडिंग प्राप्त हुई। अभी और में मायनों में ये पहला प्रोजेक्ट है। दो चीज़ें और हैं। देखो, ये फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो स्टेट के बाहर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को एनर्जी सप्लाई करेगा। किसको? इस प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। अभी तक देखो, ऐसा कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है जो अपने स्टेट से बाहर किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो। तो इस मायने में ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा जो अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। इसके बाद ग्रिड पैरिटी बैरियर को भी ब्रेक करने वाला ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ग्रिड पैरिटी बैरियर का क्या मतलब होता है? जब देखो, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पावर जनरेट करता है उस कॉस्ट पर जो कि दूसरे सोर्सेज से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से कम है, तो मतलब ग्रिड पैरिटी बैरियर जो है वो ब्रेक हो गया है। तो ये सोलर प्लांट काफ़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जो बाकी सोर्सेज से, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से या फिर थर्मल प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उससे कम कॉस्ट पे जनरेट होगी इस सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ग्रिड पैरिटी बैरियर ब्रेक हो गया है और ऐसा करने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है, पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि क्वेश्चन आने पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इम्पैक्ट की बात करें, वैसे ये कोई पूछने वाला है नहीं। इस प्रोजेक्ट के बनने से 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होगा हर एक साल। लास्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी फंड की हम बात कर लेते हैं। देखो, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत 2 फंड आते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत 2 फंड आते हैं। एक तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जिससे पैसा मिला है इस रेवा सोलर प्लांट को, और दूसरा फंड आता है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड SCF। एम क्या है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का? एम देखो वही है जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए पैसा देना ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है इस क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मंगोलियन कंजूर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लिया था जो 108 वॉल्यूम्स हैं
मंगोलियन कंजूर की, इनको रीप्रिंट किया जाएगा मार्च 2022 से पहले। मैं फिर से बोलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लिया था कि मंगोलियन कंजूर के जो 108 वॉल्यूम्स हैं उनको रीप्रिंट करना है मार्च 2022 से पहले नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत। तो अब क्या हुआ है, कुछ वॉल्यूम्स को प्रिंट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा और प्रिंट करके उनको प्रेसिडेंट को सौंपा गया। अब बात कर लेते हैं मंगोलियन कंजूर है क्या। कंजूर का क्या मतलब होता है? कंजूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स, मतलब संक्षेप में जो ऑर्डर्स होते हैं, या फिर यूं कहें वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर। तो मंगोलियन कंजूर का क्या मतलब हुआ? ये देखो, बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। कैनोनिकल का मतलब आप एक प्रकार से मान सकते हो ऑथराइज्ड, मतलब जेन्यून टेक्स्ट। तो ये जो मंगोलियन कंजूर है ये बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है, 108 वॉल्यूम्स हैं और इसे मंगोलिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। जो मंगोलिया के लोग हैं वो इन टेक्स्ट की अपने टेम्पल्स में पूजा करते हैं डेली बेसिस पे। टेक्स्ट जो हैं उनको रिसाइट किया जाता है मंगोलिया के लोगों के द्वारा और इसे वो पवित्र रिचुअल मानते हैं। इन वॉल्यूम्स की लैंग्वेज क्या है, मतलब ये जो मंगोलियन कंजूर हैं इनकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है क्लासिकल मंगोलियन। और ये जो मंगोलियन कंजूर हैं ये मंगोलिया को एक कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से जो मंगोलियन बुद्धिस्ट हैं इन टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अब लास्ट में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मंगोलियन कंजूर के 108 वॉल्यूम्स को रीप्रिंट कर रही है। इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। 2003 में स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एम ये है जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मतलब कि देखो कोई टेक्स्ट पुराने समय में जो हाथ से लिखा गया था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ऐसे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वे करना, लोकेट करना, कंजर्व करना, ताकि ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक नेशनल रिसोर्स बेस तैयार किया जा सके, जिसे समय रहते एक्सेस किया जा सके, लोग उसके बारे में अवेयर हों और एजुकेशनल पर्पजेस के लिए उनका यूज़ किया जा सके। नोडल एजेंसी कौन है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली में है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो सिंपल है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। देखो मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले 1992 में कंडक्ट होना स्टार्ट हुई थी। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज के तौर पे कंडक्ट होना स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच। इंडिया और यूएसए की नेवी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन 2015 में जापान ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी समय से अब मांग चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। शुरू में देखो इंडिया के अपने कंसर्न्स थे, बट अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिनडेक्स नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है बायलेटरली। क्वाड में ये चारों देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इंडिया पे दबाव है कि ऑस्ट्रेलिया को भी अलाउ किया जाए मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया ने कहा है हम जल्द ही डिसीजन लेंगे इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अगर अलाउ कर देता है इंडिया तो 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे इस मालाबार एक्सरसाइज में। काफ़ी अहम है क्योंकि ऑलरेडी ये 4 देश क्वाड में काम कर रही हैं, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है और इनडायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए। चलते हैं आगे। पिछले आर्टिकल में मंगोलिया की लोकेशन आप एक बार देख लीजिए। ये ऊपर रशिया है, नीचे चाइना, बीच में मंगोलिया है। लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया, यहाँ पे हमारा इंडिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएई इंडिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। ओपन स्काई एग्रीमेंट देखो एक प्रकार से बायलेटरल एग्रीमेंट होता है जो 2 देश आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं कि एयरलाइंस को पैसेंजर या फिर कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कितने राइट्स प्रोवाइड करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर इंडिया और यूएई के बीच ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन हो जाता है
तो दोनों देशों के चुनिंदा सिटीज़ के बीच एयरलाइंस अनलिमिटेड फ्लाइट्स चला सकती हैं। वैसे देखो, एक और एग्रीमेंट होता है एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। इस प्रकार के एग्रीमेंट्स में भी दो देश नेगोशिएट कर सकते हैं एयरलाइंस को कितने राइट्स प्रोवाइड करने हैं। बट देखो, इन एग्रीमेंट्स में दोनों देश अनलिमिटेड फ्लाइट्स के लिए राजी नहीं हो सकते। लिमिटेड राइट्स के लिए राजी हो सकते हैं, लिमिटेड सीट्स के लिए राजी हो सकते हैं, बट अगर अनलिमिटेड फ्लाइट्स के लिए राजी होना है तो ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन करना होगा। अभी इंडिया का 109 देशों के साथ इंक्लूडिंग यूएई एयर सर्विस एग्रीमेंट है। ओपन स्काई एग्रीमेंट हमारा कौन कौन से देशों के साथ है? जापान, ग्रीस, जमैका, गुयाना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, स्पेन, श्रीलंका। इवन यूएसए के साथ भी हमारा ओपन स्काई एग्रीमेंट है। इसके अलावा और भी देश हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया, ओपन स्काई एग्रीमेंट अगर साइन होता है तो दोनों देशों के बीच, चुनिंदा शहरों के बीच अनलिमिटेड फ्लाइट्स चल सकती हैं। देखो, हमारी 2016 की जो पॉलिसी है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है। गवर्नमेंट ओपन स्काई एयर सर्विस एग्रीमेंट रेसिप्रोकल बेसिस पर साइन कर सकती है, ना सिर्फ सार्क कंट्रीज के साथ बल्कि न्यू दिल्ली के रेडियस में 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो देश आते हैं उनके साथ भी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल भाषण 4 के बारे में है। ये देखो, बांग्लादेश का एक आइलैंड है, यहाँ पर काफ़ी सारे रोहिंग्याज रहते हैं जो म्यांमार से भाग कर आए हैं। ये लोकेशन आप देख लीजिए भाषण 4 की। बांग्लादेश ने अभी ये कहा है कि रोहिंग्याज जो यहाँ पर सेटल हुए हैं उनको मूव नहीं किया जाएगा कोविड-19 के महामारी के बीच। इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में है। हिमालयन सील्ड से ये आइलैंड फॉर्म हुआ था 2006 में और 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इस आइलैंड का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम से जुड़े जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन की। इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करें, ये देखो लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। मकसद इस प्रोग्राम का ये है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल या फिर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना। इस प्रोग्राम में इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ पे होता है ताकि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया जा सके। मतलब इनकम बूस्ट करने की कोशिश की जाती है ट्राइबल लोगों की और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोगों की। बॉडीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके साथ साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस फंड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फिलहाल 4 स्टेट्स में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर। अब बात करें इस फंड की, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल फाइनेंस मैकेनिज्म है और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करने के लिए काम करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूरल एरियाज़ में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। तो ये हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन 5 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स इस्टाब्लिश हुआ था 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। सही स्टेटमेंट। मंगोलियन कंजूर, क्या ये जैनिज्म से संबंधित है? गलत। ये बुद्धिज्म से संबंधित है। रेवा सोलर प्रोजेक्ट, क्या ये उत्तर प्रदेश में है? गलत। ये एमपी में है। मालाबार एक्सरसाइज, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी इंडिया और जापान के बीच 1992 में। गलत। इंडिया और यूएसए के बीच एज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 1992 में। उसके बाद लास्ट में इंडिया का ओपन स्काई एग्रीमेंट है जापान के साथ। सही स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।